अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक जो आज का हमारा है वो है वाइल्ड लाइफ। चैप्टर का नाम जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है, कितने डिफरेंट टाइप्स की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है इंडिया में, और किस टाइप की वेजिटेशन जो है किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में सूटेबल है। तो आज का टॉपिक जो है वो है वाइल्ड लाइफ। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें इंडिया में, जो यहाँ की रिलीफ फीचर्स है, डाइवर्सिटी जो है के रिलीफ फीचर्स में और क्लाइमेटिक कंडीशंस में है, इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिच फ्लोरा है। तो रिच फ्लोरा होने के साथ साथ इंडिया जो है यहाँ की फाना लाइफ जो है वो भी काफ़ी ग्रेट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इंडिया की हम बात करें, देयर आर ऑलमोस्ट 89,000 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फाना। तो 89,000 स्पीशीज़ है एनिमल लाइफ की, फाना की। तो फ्रेश वाटर और मैरीन स्पीशीज़ की हम बात करें, फ़िश जो है दैट इज़ आलमोस्ट 2,500 स्पीशीज़ आर देयर। और ये 2,005 स्पीशीज़ जो है दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग आलमोस्ट 12% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फिश स्टॉक। तो इससे आपको पता चलता होगा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है फाना की। तो आउट ऑफ 9,000 बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पर आलमोस्ट 1,200 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर। तो दैट अकाउंट्स रफली 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो बिसाइड्स दैट इंडिया में हम देख रहे हैं कि इनन्यूमरेबल एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, स्मॉल इंसेक्ट्स और वर्म्स है। तो इंडिया जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 8% जो है वर्ल्ड की एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स की पॉपुलेशन रहती है। वर्ल्ड के जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, उनका तकरीबन 5 से 8% जो है इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट जो है ऐसे जाइगेंटिक और मैजेस्टिक एनिमल्स जो है, मैमल्स में बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक और मैजेस्टिक एनिमल्स है। तो यूजुअली हम देख रहे हैं कि एनिमल जो है, ये एलिफेंट जो है वो हॉट वेट क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसको प्रेफर करते हैं। तो हॉट वेट क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में पाई जाती है उन फॉरेस्ट्स में जिनको जो डेंस रेनी फॉरेस्ट्स हमारे यहाँ पर होते हैं, स्पेशली इन आसाम, इन द नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ में हम देखेंगे केरल और कर्नाटका में ये केमल्स जो है, सॉरी, एलिफेंट जो है वो पाए जाते हैं। केमल्स की हम बात करें, केमल्स के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है हॉट और एरिड टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस में केमल्स सर्वाइव करते हैं। तो थार डेजर्ट जो राजस्थान का है वहाँ पर पाए जाते हैं। हम वाइल्ड हॉर्सेस की बात करें, वाइल्ड हॉर्सेस जो है वो भी उसी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रेफर करते हैं। वहाँ पर उनका नेचुरल हैबिटेट है। तो रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड हॉर्सेस काफ़ी पाए जाते हैं, डोमिनेट करते हैं रन ऑफ कच्छ को। तो वन हॉर्नड राइनो जो है वो भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। और ये वन हॉर्नड जो राइनोसोर्स है ये स्वैम्पी और मार्शी टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसको पसंद करते हैं। तो स्पेशली ये जो राइनोज है ये पाए जाते हैं आसाम में और बंगाल में। जो और भी बाकी सारे एनिमल्स है, मैमल्स की कैटेगरी की हम बात करें, इसमें इंडियन बिसन है, इनमें इंडियन बफलो है, नील गाय है, चौसंगा है, फोर हॉर्न जिनको एंटीलोप जो होता है, ब्लैक बक है जो इंडियन एंटीलोप कहलाता है, गजेल है, डियर है, और भी बहुत सारे वैरायटीज़ जो डियर की पाई जाती है। स्पेशली हम देख रहे हैं कश्मीरी स्टैग, स्वैम्प डियर, स्पॉटेड डियर, मस्क डियर, माउस डियर, और बहुत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। अगर हम एनिमल्स ऑफ प्रे की बात करें, अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे हम देख रहे हैं कि लायन एंड टाइगर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जो है सिर्फ वाहिद ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत टाइगर्स और लायंस पाए जाते हैं। इंडियन लायन जो है काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है। ये सिंगल एक स्पीशी है जो आउटसाइड अफ्रीका पाई जाती है लायंस की। तो इसका नेचुरल हैबिटेट जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू दैट गिर फॉरेस्ट्स। सौराष्ट्र गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट्स है वहाँ पर इसका नेचुरल हैबिटेट है। टाइगर जो एक और कैटेगरी है एनिमल्स ऑफ प्रे की, एक पावरफुल स्पीशी है हमारे फॉरेस्ट्स की। और फेमस जो बंगाल टाइगर है उसका भी नेचुरल हैबिटेट वहीं सुंदरबंस में है, जो टाइडल फॉरेस्ट्स है, जो गंगा डेल्टा के बिल्कुल एज पर है। गंगा डेल्टा वहाँ पर जो टाइडल फॉरेस्ट है इसको उन्होंने अपना एक नेचुरल हैबिटेट बनाया हुआ है। तो टाइगर जो है एक नेशनल एनिमल है इंडिया का। जो और भी बाकी सारे एनिमल जो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें हम लेपर्ड्स देखते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड्स है, स्नो लेपर्ड्स है, वो वाइल्ड लाइफ जो फाना जो है वो पाए जाते हैं इधर इंडिया में।
अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन रीजन में किस टाइप की हमारी एनिमल लाइफ है, तो बिसाइड्स स्नो लेपर्ड्स, शीप, माउंटेन गोट, आइबेकस, शिव एंड टैपर जो है ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स है हिमालयाज़ के। यहाँ पर हमारे यहाँ हिमालयाज़ में पांडा जो है लोअर आल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, और स्नो लेपर्ड, लेसर पांडा जो पाए जाते हैं अपर रीचेस में पाए जाते हैं। लद्दाख के फ्रीजिंग हाई आल्टीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो लद्दाख का फ्रीजिंग हाई आल्टीट्यूड जो है ये काफ़ी ज़्यादा फिजिबल है याक के लिए, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स के लिए। ये शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स जो है दैट इज़ वेइंग अराउंड 1 टन। तो तिब्बतन एंटीलोप के लिए बराल, बिली शीप जिसे कहा जाता है, वहाँ वो लद्दाख में पाए जाते हैं। वाइल्ड शीप जो पाए जाते हैं क्यांग, जो तिब्बतियन वाइल्ड आस है वो भी पाया जाता है लद्दाख में। मंकीज़ की हम बात करें इंडियन फॉरेस्ट्स में दे आर होम्स ऑफ सेवरल स्पीशीज़ ऑफ मंकीज़। जो मोस्ट फेमस स्पीशी है मंकीज़ की इंडिया में उनको लंगूर कहा जाता है। लंगूर जो है वो भी पाए जाते हैं इंडिया में। तो बर्ड्स की हम बात करें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिच वैरायटी है ब्यूटीफुल और कलरफुल बर्ड्स की भी। तो इन ब्यूटीफुल और कलरफुल बर्ड्स में हम फिजेंट्स की बात करें, गीज़ की बात करें, डक्स की, माइनास की बात करें, पैराक्लेट्स की बात करें, पिजन्स की बात करें, क्रेन्स की बात करें, हॉर्नबिल्स है, सनबर्ड्स है, ये सारी डिफरेंट स्पीशीज़ जो है ये इंडिया में पाई जाती है। जो ज़्यादातर स्पीशीज़ है वो फॉरेस्ट्स में इनहेबिटेड होती है, लेकिन सम स्पीशीज़ जो है वो स्वैम्प्स और वेटलैंड्स में भी रहते हैं। पीकॉक की हम बात करें काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसकी कलरफुल वो है, रेन डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और नेशनल बर्ड भी है इंडिया का। तो देर आर बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन पर्टिकुलर सीजन। जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो सम जो है वेटलैंड्स में रहते हैं इंडिया में। वेटलैंड जो है एक फेवरेट स्पॉट होता है माइग्रेटरी बर्ड्स का। और साइबेरियन क्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स से होके इंडिया में आते हैं वो बाई आफ्टर फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम साइबेरिया। और यहाँ के वेटलैंड्स में वो टेम्परेरी घर जो है बनाते हैं, टेम्परेरी होम जो है बनाते हैं। लेकिन एक जो वैरायटी हमने देखी है इंडिया में, फाना की वैरायटी, हम देख रहे हैं कि इस वैरायटी को, इस जो इनके नेचुरल हैबिटेट उसको हमने कंजर्व करना है। वाई वी डू हैव अ नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस वाइल्ड लाइफ को हमने कंजर्व करना क्यों है? अगर हम सभी प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें जो किसी एक गिवन एरिया में रहते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोजली इंटरलिंक होते हैं, क्लोजली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो ये एक दूसरे के बिना जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन्स के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको कंजर्व करना? तो वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ दैट ह्यूमन बींग्स जो है हमने एज ह्यूमन बींग्स हमने अपने क्रॉप्स को सिलेक्ट किया हुआ है इसी बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से, फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। तो फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने क्यों कंजर्व करना है? फॉरेस्ट से हम सिर्फ वुड हासिल नहीं करते हैं, रबर हासिल नहीं करते, हर्ब्स, चारकोल, ऑयल, बैम्बू, टैनस, डाई, गम्स और मनी अदर प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए हम डिपेंडेंट है फॉरेस्ट्स पर, हम इनके सर्वाइवल पर हम डिपेंडेंट है। एक तो यही रीज़न है कि ह्यूमन जो है काफ़ी ज़्यादा इंहिसार करते हैं फॉरेस्ट्स पर। दूसरा ये है कि जो एनिमल्स इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, उसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ये जो रिच स्टॉक है, ये लार्ज स्टॉक है नेचर जो एनिमल्स का है, इसमें हम बहुत सारे मिलिश एनिमल्स हैं। तो ये मिलिश एनिमल्स जो है दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग अस मिल्क, बट they are used for transportation, they are used for meat, and they do provide us eggs। तो इतना ही नहीं है, हम देख रहे हैं कि फ़िश की अगर हम बात करें तो फ़िश जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड हमारे लिए है। तो बहुत सारे इंसेक्ट जो है हमारी पॉलिनेशन के काम आते हैं, हमारे क्रॉप्स के पॉलिनेशन के काम आते हैं, फ्रूट सेटिंग के काम आते हैं। वो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इन इंसेक्ट्स पर बायोलॉजिकल कंट्रोल करना जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारी इस एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इस ओवरऑल जो हमारा इकोसिस्टम है इसके लिए। तो हर एक स्पीशी का अपना एक रोल है इस इकोसिस्टम में।
हर एक स्पीशी का अपना एक स्पेसिफिक रोल है इस इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम की मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम जो है ये एक इंटीग्रेटेड यूनिट है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एंड इंटीग्रेटेड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम की मैं बात करूँ, इस इकोसिस्टम में हर एक स्पीशी का अपना एक स्पेशल सा रोल है, इसीलिए हमने कंजर्वेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से हमने इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि देर आर 1300 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड एंड 20 स्पीशीज आर हैव ऑलमोस्ट जो है दैट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीशीज जो है वो भी एंडेंजर्ड है और थोड़ी बहुत जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। तो मेन काज जो है इस एक्सटिंक्शन का, इस एंडेंजर्ड होने का क्या है? वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ हम अपने रिसोर्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं, हम इनका जुडिशियस यूज़ जो है नहीं करते हैं। तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, हमने फॉरेस्ट को ओवर यूटिलाइज़ किया, हमने इसके इस नेचुरल हमने इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि एनिमल स्पीशीज जो है दे आर एंडेंजर्ड या प्लांट स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड हो चुकी है। तो हंटिंग जो है वो भी एक रीज़न बनता है, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हंटिंग करी जाती है, जो ग्रीड होती है कमर्शियल पर्पज़ की के लिए जो हंटिंग करी जाती है, उस वजह से भी जो है एंडेंजर्ड हो चुकी है स्पीशीज़ काफ़ी सारी। तो पोलूशन की वजह से, जो हमारी केमिकल पोलूशन है, जो हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारा है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो चुकी है। जो हम रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, डिफॉरेस्टेशन जिसे कहा जाता है, सो दैट वी कुड ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन, अपनी कल्टिवेशन को एक्सपैंड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, कल्टिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए हम फॉरेस्ट जो है इनका बेतहाशा जो है कटिंग इनकी करते हैं। तो उस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन जो ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए है वो भी एक रीज़न बनता है इनका। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ अगर हम इंडिया की बात करें, एक हमारी एक इंटरनेशनल जो यूनियन है इसको IUCN कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इट कीप्स अ वॉच ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स। ये वॉच करता है कि कितने सारे एनिमल्स जो है इनको वॉच करता है, और ये पब्लिश करता है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में डिटेल्स जो प्रोवाइड करे जाते हैं जो रेयरेस्ट एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि कौन सी डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड है। यही एक हमारा एक इदारा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड डाटा बुक जो है इसमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि कौन से रेयरेस्ट एनिमल्स है, रेयरेस्ट प्लांट्स है जो एंडेंजर्ड है, जिनको हमने कंजर्व करना है। तो ये इन डिफरेंट रीजंस की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड है। ये वाई बर्ड्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड, इसकी हम बात कर रहे थे, क्यों हमारे एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ जो है काफ़ी एंडेंजर्ड है। तो एक वर्ल्ड वाइड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका। जो ग्रेटेस्ट डेंजर है वाइल्ड लाइफ को, वो उस वजह से है क्योंकि उनका हैबिटेट जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, उसको हम डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, डिस्ट्रक्शन है उनके हैबिटेट की। जो लैंड क्लीनिंग है, ये लैंड को इसका जंगलों का सफाया करा जाता है होम्स के लिए, फार्म लैंड्स के लिए, डैम्स के लिए, हाईवेज़ के लिए, जो उनका नेचुरल हैबिटेट जो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ह्यूमन प्रीडेशन जो है सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हंटिंग जो है ये एक और मेजर काज है इनकी एक्सटेंशन का। एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है उनको मारा जाता है, उनको किल करा जाता है उनके स्किन के लिए, उनके फेदर्स के लिए, उनके और भी या म्यूज़ियम में रखने के लिए स्पीसीमैन के तौर। तो ये सारी रीज़न जो है बनते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन के लिए, इनके एंडेंजरमेंट के लिए। तो पेस्टिसाइड्स और पोलूशन जो है वो भी एक वैलिड रीज़न है इनके एंडेंजर्ड के लिए। जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और जो पोलूशन हमारे एनवायरनमेंट का है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा बर्ड और एनिमल स्पीशीज़ जो है थ्रेटन हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ड्यूरिंग 1960s हम देख रहे हैं कि साइंटिफिक प्रूफ जो है वो इमर्ज हुआ है कि ज़्यादातर देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 20 bird species across Europe and North America which were suffering डिज़ास्ट्रस ब्रीडिंग फेलियर्स। उनकी ब्रीडिंग फेलियर जो है डिज़ास्ट्रसली वो सफ़र कर रहे थे इस वजह से, हमारे ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पोलूशन की वजह से। तो ये डिफरेंट रीज़न्स है क्यों हमारे यहाँ जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ है वो क्यों एंडेंजर्ड है। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें। बायोस्फीयर रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है
बायोस्फीयर की हम बात करें, बायोस्फीयर जो है इट्स ए पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जहाँ पर रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स जहाँ पर रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर मेजर बायोस्फीयर्स की हम बात करें, बायोस्फीयर्स इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कंजर्व करना, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना और जो इंटीग्रिटी है नेचुरल हेरिटेज की इसको अपने फुल फॉर्म में रखना। तो फिजिकल एनवायरनमेंट चाहे हम फ्लोरा एंड फाना की बात करें। और एक और जो बायोस्फीयर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो बायोस्फीयर का है वो ये है कि रिसर्च को प्रमोट किया जाए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए और बाकी सारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रमोट किया जाए रिसर्च को। एक और ऑब्जेक्टिव जो इसका है बायोस्फीयर रिजर्व का है फैसिलिटी प्रोवाइड करना है एजुकेशन अवेयरनेस के लिए और ट्रेनिंग के लिए। जो मेजर गोल है किसी भी रिजर्व को सेट करने का, उसका मेजर गोल यही है कि ताकि प्रिजर्व किया जाए जो जेनेटिकल डाइवर्सिटी है, क्रूशल नेचुरल जो इकोसिस्टम्स है उनमें वो जेनेटिकल डाइवर्सिटी जो है उसको प्रिजर्व किया जाए। तो स्पेशल एफर्ट जो है वो करे जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। उनकी पीरियडिक सेंसस करी जाती है। स्पेशली अगर हमने इंडिया का देखा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको लॉन्च किया गया है और ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि देयर आर 47 डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो इंडिया में 47 डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स है जहाँ पर टाइगर्स की उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसको बचाए रखते हैं, उनकी जो उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो इस वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, इसकी नेचुरल सेटिंग में इसको प्रिजर्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जो है वो बनाई जाती है। नेशनल पार्क की हम बात करें तो नेशनल पार्क जो है ये एक रिजर्वड एरिया होता है दैट इज़ मेंट फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन। एक रिजर्वड एरिया होता है जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व किया जाता है। अगर हम सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी जो है ये एक ऐसा रिजर्वड एरिया है दैट इज़ मेंट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। सेंचुरी में प्रिजर्वेशन करी जाती है डेवलपमेंट के लिए, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है सेंचुरी में। तो नेशनल पार्क जो है ऐसा रिजर्व एरिया है जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व किया जाता है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटजी एज वेल एज द प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो पहला नेशनल NWAP लॉन्च किया गया है दैट वाज इन वे बैक इन 1983। जो फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च किया गया 1983 में, उसको रिवाइज किया गया बाद में और न्यू वाइल्ड लाइफ प्लान एक्शन जो है 2002 टू 2016 जो है वो लॉन्च किया गया, उसको फिर अडॉप्ट किया गया है। जो इंडियन बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का दैट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये एक एपेकस एडवाइजरी बॉडी होती है जो इसको देखती है, गाइड करती है, वेरियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। और एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का नेटवर्क जो है इट कंप्राइजेज ऑफ 104 नेशनल पार्क्स। इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स है। देयर आर 515 सेंचुरीज, 43 conservation reserves are there and 4 community reserves are there which are covering an area of 15.67 million hectares। ऑलमोस्ट 15.67 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हमारी जो डिफरेंट नेशनल पार्क्स है, जो हमारी सेंचुरीज़ है, जो हमारी कंजर्वेशन रिजर्व्स है या कम्युनिटी रिजर्व्स है, इनके अंडर है। जो हमारी कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स है, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो वहाँ पर अडॉप्ट करी जाती है, ये कोई नई बात है नहीं इस कंट्री के लिए। बहुत सारी स्टेट जो है उन्हें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको लॉन्च किया हुआ है। बहुत सारे विलेजेस में हम देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग होती है, फॉरेस्ट्स के लिए पेट्रोलिंग करी जाती है since time is immemorial, especially in case of that people who are inhabiting these forests, इनको हम फॉरेस्ट डेवलिंग पीपल कहा करते हैं, फॉरेस्ट डेवलर्स जिन्हें कहा करते हैं हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट है, और हमने वाइल्ड लाइफ को हार्म करना नहीं चाहिए। हाँ, ये हर एक इंडिविजुअल की एक ड्यूटी रहती है, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक सिटीज़न की एक ड्यूटी है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, बिकॉज ईच वन ऑफ अस मस्ट कंट्रीब्यूट।
हम में से हर एक इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? हमारे जो एफर्ट्स होते हैं, स्टेट के जो एफर्ट्स लगते हैं इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वाइल्ड लाइफ वीक जो है ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में भी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। अक्टूबर का पहला हफ्ता जो है इसको वाइल्ड लाइफ वीक जो है के तौर पर मनाया जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसको भी अडॉप्ट किया जाता है, सभी स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। और ये गवर्न करता है एक्चुअली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की है। और एक्ट जो है ये 1972 का एक्ट, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। इसे हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग जो है, जो रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इनको ट्रेड करना जो है काफ़ी मुश्किल इसे होता है। इसको इनफैक्ट प्रोहिबिट किया गया है ट्रेड का। इन स्पीशीज़ में ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है काफ़ी प्रोहिबिट करी गई है। और एक मेजर इनिशिएटिव हम देख रहे हैं कि जो हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है, स्पेशली हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, इनको इस चीज़ का दर्ज देना चाहिए कि कैसे हमने अपनी इस एनवायरनमेंट को साफ रखना है। इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए एज अ सेपरेट एंड कंपलसरी सब्जेक्ट। जो एजुकेशनल हमारा करिकुलम जो है इसमें लोगों को हमने या बच्चों को हमने इसकी एजुकेशन देनी है, तरगीब देनी है इनको कैसे, क्यों और कैसे हमने इनको हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन को, इसको हमने कैसे बचाना है। और गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सभी लेवल्स पर फॉर्मल एजुकेशन की मैं बात करूँ, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और टेरिशरी लेवल्स तक है, इस एजुकेशन को एनवायरमेंटल एजुकेशन को कंपलसरी बनाया हुआ है, ताकि हमारे जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या जो हमारे हिंड्रेंसेस है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए या नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए, उनको बतरीके एहसन जो है किया जाए। So this was all about this chapter, natural vegetation and wildlife.